नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। प्यारे साथियों, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा सामान्य गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो में हम करेंगे। आज 17 फरवरी है और 17 फरवरी के दिन बोर्ड के द्वारा आपके सेंटर्स की घोषणा कर दी जाएगी कि कहाँ आपके सेंटर रहेंगे। इस बार सभी जिलों में सेंटर न देकर के मुख्य रूप से कुछ चुनिंदा जिलों में ही सेंटर दिए गए हैं, तो कहाँ आपका सेंटर आता है, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा और उसी हिसाब से अपनी व्यवस्था वहाँ पर पहले से आप सुनिश्चित कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम जब आप देने जाओ तो किसी प्रकार की समस्या, विपरीत परिस्थिति का सामना आपको नहीं करना पड़े। क्योंकि इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं इतने सालों से, और फिर 2 मिनट के लिए लेट हो जाएंगे तो कोई एक प्रकार से मानो कि पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि आजकल आपको भी पता है कि 2-2 मिनट या 1-1 मिनट भी जब लेट हो जाते हैं तो सेंटर में प्रवेश नहीं दिया जाता है। तो बड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक है। और चिंता मुक्त रहें, किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आराम से पढ़ें, बिल्कुल आपका पेपर अच्छा होगा। निश्चित तौर पर कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल निसंदेह अच्छा पेपर होगा। टेंशन मत लीजिए, जो भी पढ़ा है विश्वास करिए, पेपर देने जाइए और अच्छे से पेपर को करिए। जो प्रश्न आए उसको तो करना ही है, जो बिल्कुल सुना ही नहीं हुआ उसको छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ दो उसको। 3 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन का पता है, बाकी 3 का कोई अता पता ही नहीं है, छोड़ दो उसको। 3 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन का पता है कि यही सही है, कर दो उसको, है ना। और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आप जानते हो, उसका पता नहीं है कि वो सही है कि नहीं है, तो मत करो। 2 में डाउट है तो वहाँ थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ सकता है, अगर आपके प्रश्न कम ठीक हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इस हिसाब से नेगेटिव मार्किंग से बचते हुए अच्छे से पेपर करना है, ये आपको देखना है, ठीक है। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको, बिना टेंशन लिए पेपर दोगे तो बहुत अच्छे अंक आएंगे, और टेंशन के चक्कर में पड़ जाओगे, एकदम से डिप्रेशन में आ जाओगे तो बड़ी समस्या है। दूसरा, आप जानते हो सीईटी के जो पेपर्स हुए हैं उसमें जो पेपर आ रहे हैं उसमें क्वेश्चंस क्या है कि ये नहीं डिसाइड है पहले से कि भाई लगातार 1 से लेकर के 65 नंबर प्रश्न तक आपका सिर्फ जीके ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है फिक्स। तो इसमें भी ऐसा फिक्स नहीं है, आप ये मत मानिएगा कि 1 से लेकर 65 तक सिर्फ जीके होगा ना। 1 से लेकर के 150 तक के प्रश्नों का सीरियल हम नहीं बता सकते क्या होगा इसमें। शायद आपको सही नहीं दिख रहा होगा, 1 मिनट, हाँ जी, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। 1 मिनट, अभी अभी ठीक है शायद, है ना। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अभी ठीक है शायद, क्यों, हाँ जी अभी ठीक है। हाँ जी, तो 150 प्रश्न जो आएंगे उसका कोई भी साथियों सीरियल फिक्स नहीं है, ये आप पहले से जान लीजिएगा। यानी कि आपको कहीं पर गणित का, कहीं पर विज्ञान का, कहीं पर आपका जीके का, कहीं पर आपको हिस्ट्री का, है ना, कहीं पर करंट का, कहीं साइकोलॉजी का, बीच बीच में टीचिंग मेथड का, कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार के प्रश्न निश्चित तौर पर मिलेंगे। यानी कि मिले जुले प्रश्न मिलेंगे, एक साथ सीरियल से प्रश्न मिलने की संभावना कम है। होने को आ सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं आएंगे, हो सकता है पहले 65 प्रश्न आपके जीके के, फिर साइंस मैथ इस प्रकार से भी आ जाए, लेकिन इसकी संभावना मुझे कम नज़र आती है। जो पैटर्न ये बोर्ड फॉलो करता है, मिक्स प्रश्न होंगे, बड़ी समस्या होती है इस प्रकार के प्रश्नों में। तो बड़ा सजग रह के हमें प्रश्नों को छोड़ना भी है और करना भी है। छोड़ना उन्हीं को है जिसमें बिल्कुल हम श्योर नहीं है, उसको छोड़ देना निश्चित तौर पर, ठीक है साथियों। चलिए, पहला प्रश्न है, एक लड़की से किसी संख्या को 5/4 से गुणा करने को कहा जाता है, लेकिन वह उसे 6/5 से गुणा कर देती है। उत्तर में हुई गलती की प्रतिशत ज्ञात करो। अब आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना भाई, ध्यान से रखना, इस लड़की से गलती हो गई है, आपको एग्जाम में नहीं करनी है।
इस लड़की को बोला गया किसी संख्या को आप गुणा करो, मान लो वो संख्या x है, उसको गुणा कर दो आप 5/4 से, और इसने क्या किया कि उसको गुणा कर दिया 6/5 से, 6/5 से गुणा कर दिया उस संख्या को, तो गलती का प्रतिशत पूछा है। अब ये x है, ये क्या होगा, ठीक है, तो x क्यों ले, हम x की जगह एक ऐसी संख्या ले ले जो 4 से भी विभाजित हो जाए और 5 का भाग भी इसमें चला जाए। तो 4 और 5 का एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम, एलसीएम ऑफ 4 और 5, 4 और 5 का एलसीएम लिया जो कि आया 20, 20 को 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/4 गुणा 20, और ये 6/5 गुणा 20, ठीक है। अब ये 4 पंजो 20, तो ये संख्या बनी 25, और ये 5 चौक 20, 6 चौक 24, ये संख्या बनी 24। यानी कि संख्या जो आनी थी वो तो आनी थी 25, आ गई कितनी 24, यानी कि कमी कितने की रह गई, 1 की, कितने पर 25 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा में आ जाएगा आपका 100, तो 25 चौक 100, तो 4% की कमी है ना, 4% की गलती हो गई है। उत्तर में कितने परसेंट की हो गई है गलती, 4% की। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आते हैं एसएससी में, तो बहुत बार आते हैं, आपके भी आ सकता है, क्योंकि ये बोर्ड जो वो एसएससी के पैटर्न को फॉलो करता है गणित में, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा। सॉरी। दूसरा प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य के आधे पर बेचता है तो उसे 25/2% की हानि हुई। यदि वह पूरे विक्रय मूल्य पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए 25/2% की क्या होती है, हानि, हानि है, इसलिए मैं माइनस लगा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है साथियों। 25/2 का परसेंट हटाऊंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं 25/200, और 25/200 का मतलब होता है 1/8। मैंने आपको बताया है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हमेशा, सॉरी, जो लाभ और हानि है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, जब तक कि प्रश्न में न बोला जाए। तो यहाँ पर क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस यानी सीपी बोलते हैं, तो 8 तो है सीपी, एक है उसके ऊपर लॉस, ठीक है, एक क्या है लॉस, यानी कि 8 का 12.5% या 25 से 2% कितना होता है, 1 है ना, वो आपका क्या है, लॉस है। वो क्या साथियों, लॉस है। आगे देखिए, अब यहां आप बता सकते हो सीपी आपका 8 है, लॉस आपका 1 रुपए का है, तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितने रुपए हो गई, जाहिर सी बात है लॉस हुआ है तो क्रय मूल्य में से 1 रुपए का लॉस, 8 रुपए में से 1 रुपए का लॉस घट गया, तो 7 रुपए आपका आ गया विक्रय मूल्य। अब प्रश्न में बोला है एक व्यक्ति अपने वास्तविक विक्रय मूल्य के आधे पर जब बेचता है तब उसको 25/2% की हानि हुई, यानी 25/2% से जो आपका एसपी निकल के आया है वो आधा आपका। अगर इसको पूरा है ना, ये तो आधा एसपी है वस्तु का, अगर पूरे एसपी पर पूरे विक्रय मूल्य पर बेचे तो भाई ये आधा है तो इसका दुगुना क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो पूरा एसपी कितना होगा, 14 रुपए, यानी 8 रुपए की वस्तु को अगर वो 14 में बेचता तो कितने का लाभ हुआ, 6 का, कितने रुपए पर, 8 रुपए पर, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, यही आपका वापस क्या कट जाएगा, 2 3 6, 2 चौकू 8, और 4 से 25 बार कट जाएगा, और 25 कितने होते हैं, 75, तो उत्तर आ जाएगा 75%। कितने प्रतिशत है, 75%, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऐसे इस प्रश्न को बड़े आराम से अपन हल कर लेंगे। आगे देखो, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 का सीपी बराबर है 40 का एसपी। ये बहुत बार बहुत एग्जाम में आ चुका है प्रश्न। अब देखो सीपी बटा में ले लो एसपी, वो एसपी इधर आ गया, ये इधर 40 है ही, ये 50 इधर जाएगा तो बटा में ये 50 आ गया, सीपी हो गया 40, एसपी हो गया 50, यानी कि क्रय मूल्य 40 है, विक्रय मूल्य 50 है, यानी प्रॉफिट कितने का हो गया, 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट पूछा है साथियों, तो देखिए 10 बटा में, मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, तो बटा में क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य, और गुणा में आ जाएगा 100, 1 0 से 1 0 कट गया, वही 4 का भाग लगाएंगे 100 में, तो 25%, तो प्रॉफिट आ गया 25% का प्रॉफिट।
25% का प्रॉफिट। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ जी, ये प्रश्न देखिए। अब एक व्यक्ति 8,000 का सामान खरीदता है तथा उसका 1/4 भाग 20% हानि पर बेचता है। बचा भाग कितने प्रतिशत मुनाफे पर बेचे कि पूरे कारोबार में उसे 10% का लाभ हो। हाँ जी, कितने रुपए का सामान खरीदा कोई मतलब नहीं है। अपने सामान का पूरा जो सामान है वो है ना, उसका 1/4 जो भाग है सामान का वो बेचता सा, वो कितने रुपए के हानि पर, 20% की हानि पर। यानी कि ये हो गया, 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5%, और ये हानि है इसलिए माइनस लगा दिया मैंने। यहाँ क्या लगा दिया, माइनस। ठीक है साथियों, आगे देखो। बचा भाग, कितना भाग बच गया, पूरा भाग 1 होता है, 1 में से 1/4 घटाया तो कितना भाग बच गया, 3/4 भाग। जो शेष 3/4 भाग है वो कितने मुनाफे पर बेचे कि पूरे कारोबार में, पूरा कारोबार जो हुआ, पूरे कारोबार में उसे 10% का लाभ हो। 10% का क्या हो, लाभ हो। लाभ हो तो प्लस लगा दिया मैंने। ठीक है, अब आप सोचो कि यहां माइनस का 5% है, लेके आना अपने को प्लस का 10%, तो यहां क्या लिखूंगा, तो यहां मैं लिखूंगा प्लस का 15%। प्लस के 15% में माइनस का 5% जुड़ेगा तो 10% आ जाएगा आपके पास पूरे कारोबार में। ठीक है, तो प्लस का 15% यहां लिखूंगा। अब ये प्लस देखिए, 1/4 को 20 से गुणा किया तभी आया अपने पास 5%। 15% कैसे आएगा, 3/4 को हटाना है तो 4/3 लिख दो, 3 से 3, 4 से 4 कट जाएगा, और 15 लेके आना तो 15 लगा दो। यानी कि आपका आंसर यही है, 4/3 गुणा 15, यानी कि 3×5 = 15, यानी 520, 20%, है ना। यानी कि जो बचा हुआ भाग है भाई, 1/4 भाग को तो 20% हानि पर बेचा, और बचा जो 3/4 भाग है उसको 20% प्रॉफिट पर जब हम बेचेंगे तब जाके पूरे कारोबार में हमें 10% का लाभ होगा। तो यहां ऑप्शन आपका दूसरा सही है। ठीक है, ये प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। 8,000 यहां दे रखा, कितना भी बड़ा वैल्यू दे दे आपको, है ना, कितनी भी अटपटी वैल्यू दे दे, कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने को कुछ करना ही नहीं है, उस 8,000 से कोई मतलब ही नहीं है, अपने को सीधा हो जाता है प्रश्न। एक दुकानदार अपने सामान को 10% हानि पर बेचता है तथा बेचते समय 20% कम तोलता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। एक दुकानदार है, ठीक है, 1 किलो चीज लेनी है मेरे को, यानी कि 1,000 ग्राम, 1,000 रुपए की 1 ग्राम चीज 1 रुपए की मैंने मान ली। 1,000 रुपए का सामान मुझे लेना है, 10% हानि पर बेचता है, बोलता है कि भाई मैं आपको 10% कम में दे रहा हूं, मैं 10% की हानि खा रहा हूं और आपको 900 रुपए में चीज दे रहा हूं। ठीक है, ये बोलता है। बेचते समय 20% कम तोल देता है, लेकिन जब वो तोलने की बारी आती है तो कितना कम तोलता है, 20%, यानी कि 800 ग्राम ही तोलता है। यानी 800 रुपए की चीज ही आपको एक्चुअल में आपको दी, कितने रुपए की चीज, 800 रुपए की चीज दी, है ना। रुपए आपसे कितने लिए, रुपए कितने लिए आपसे, 900 रुपए। कितने रुपए का फायदा हो रहा है इसको, 100 रुपए का फायदा हो रहा है साथियों। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो 100 रुपए का फायदा हो रहा है कितने रुपए पर, 800 रुपए पर। 1,000 मत कर देना, यहाँ 1,000 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि प्यारे साथियों 1,000 ग्राम वो दे ही नहीं रहा, वो दे एक्चुअल में रहा 800 रुपए, सॉरी 800 ग्राम। 1 ग्राम की अगर सीपी 1 रुपया है तो 800 ग्राम की 800 रुपये होगी, तो 800 रुपये तो ले रहा है, सॉरी 800 ग्राम तो दे रहा है और 900 रुपये ले रहा है, तो 800 रुपये पर 100 रुपये बचा रहा है, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये 12×8 = 96 होते हैं, है ना, तो 12.5 बन जाएगा, 12.5%, सीधा सीधा। ये आपका आंसर होगा। हाँ जी, एक व्यक्ति
5 के 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदता है, इतनी ही संख्या में 8 के 3 के हिसाब से खरीदता है, दोनों को मिलाकर 5 रुपए के 6 के हिसाब से बेच देता है, पूरे कारोबार में लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। पूरे कारोबार में लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। देखिए ये रुपए और ये इधर अपन बात कर लेते हैं संतरों की। संतरे 5 रुपए में कितने खरीदता है? 4। ये सीपी की बात कर लेता हूं मैं, कॉस्ट प्राइस। 5 रुपए के 4 खरीदता है, फिर इतनी ही संख्या में 8 रुपए के हिसाब से 3 संतरे खरीदता है ना। संख्या क्या बोला है? इतनी ही संख्या में। इतनी ही संख्या तो यहां संतरे 4, यहां 3 है, तो ये इन दोनों को बराबर करेंगे तो इसको गुणा करूंगा 3 से। अगर 4 को 3 से गुणा किया तो 5 को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, और इस 3 को भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो इस 8 को भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा आपका 15 या 8 चौक 32, यानी कि यहाँ पे 32 और 15 47। सीपी आपका आ गया 47। 47 रुपये में हमें संतरे मिले। 4 तिये 12, 4 तिये 12, 24 संतरे हमें मिल गए। 47 रुपये में हमने कितने संतरे खरीदे? 24 संतरे खरीदे। जब बेचने की बारी आती है तो हम कैसे बेच रहे हैं? बेच कैसे रहे हैं? हम 15 रुपये के 6 संतरे बेच रहे हैं। 15 रुपये के 6 संतरे बेच रहे हैं, जबकि हमें बेच रहे कितने? 24 संतरे। तो 6 से 24 बनाएंगे तो गुणा करेंगे 4 से, तो इसको भी 4 से गुणा कर दो। ये 6 चौक 24 संतरे बिक गए कितने के? 15 चौक 60। 60 रुपये के बिक गए थे। 47 के बिक गए कितने में? 60 में। 13 रुपये का फायदा हुआ 47 संतरों पर, इसलिए गुणा परसेंटेज 47 रुपये पर, सॉरी, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, तो ये आंसर बन जाएगा 1300/47%। साथियों एसएससी का प्रश्न पूछा हुआ है एसएससी में, ठीक है। अच्छा प्रश्न था, बड़े आराम से हो जाता है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति अपनी वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 10% कम पर खरीदता तथा 3 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना? देखिए 100 रुपये की प्राइस हम मानते हैं, 10% लाभ पर बेचता नहीं, 110 रुपये में वो बेच देता उसको, यानी ये तो हो गया आपका एसपी। ये क्या हो गया? एसपी हो गया। अब बोला यदि वह उसे 10% कम पर खरीदता, यानी कि सीपी कितना आ गया यहाँ पे? 90 रुपये। 10% कम पे खरीदता, 10% कम पर खरीदता, और ये 10% अधिक पर बेचने की बात कर रहा है, ठीक है। 10% कम पे खरीदता यानी 90 में खरीदता तथा 3 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता, यानी कि 90 रुपये की जब वो वस्तु है ना, और 3 रुपये यानी कि 10% कम में वो खरीदता, यानी सीपी होता 90, है ना, और 3 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 25% का प्रॉफिट होता। 25% का प्रॉफिट यानी कि 90 का 25% निकालो आप। 90 का 25%, 25% कितना होता है? 25 निमा 225, तो 22.5 आएगा। 22.5 90 में जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 112.5, ठीक है। यानी कि 112.5 रुपये में वो बिकता, जबकि अभी बिक रहा है 110 में, यानी कि 2.5 रुपये अधिक में बिकता, जबकि बोला जा रहा 3 रुपये अधिक में बेचा जाता। तो 2.5 किसके बराबर है? 3 के। 2.5 है वो किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य हमारा 100 रुपये है, तो 100 किसके बराबर होगा? तो ये हो जाएगा 3/2.5, और गुणा में आ जाएगा 100, एक दशमलव कटेगा तो एक जीरो लगेगा, 25 चौक 100, 40 आ गया, 40 दिए 112, यानी 120 रुपये। 120 रुपये जो है वो क्या होगा? क्रय मूल्य होगा वस्तु का। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर रहेगा। अच्छा प्रश्न था, है ना, और बहुत आसानी से अपन हल इसको कर सकते हैं इस तरीके से। सॉरी। अगला प्रश्न देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है, एग्जाम में आने योग्य प्रश्न है। एक दुकानदार अपने सामान को 50% लाभ पर बेचता है, यदि वह अपने क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में क्रमशः 32 रुपये और 12 रुपये बढ़ा दे, तब लाभ 10% रह जाता है। बताइए सामान का क्रय मूल्य क्या था? एक दुकानदार अपने सामान को
50% लाभ पर बेचता है। 50% लाभ का मतलब 1/2, 50% का मतलब 1/2, परसेंट हटाएंगे तो यानी कि ये 1/2 तो क्या सीपी, 1 का प्रॉफिट यानी एसपी कितना हो गया आपका 2 और 1 3 रुपए, है ना। अब हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, जबकि यहां देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्रमशः 32 रुपए और 12 रुपए बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो सीधा मैं 2 में प्लस तो कर नहीं सकता, क्योंकि 2 तो एक सांकेतिक मान आया हमारा सीपी का। इसलिए मैं क्या करता हूं कि माना सीपी बराबर 2x व एसपी बराबर 3x। अब यहां से x की वैल्यू निकालूंगा। अब सीपी मेरा 2x है, सीपी में बढ़ा कितना दिया है 32 रुपए बढ़ा दिया है ना, बटा एसपी में बढ़ा दिया है 3x प्लस 12 रुपए बढ़ा दिया है। ये किसके बराबर मैं लिखूंगा, ये क्या है सीपी बटा एसपी मैंने लिखा है ना। अब देखिएगा जब ये बढ़ा देते हैं तो 10% प्रॉफिट रह जाता है। प्रॉफिट कितने परसेंट रह जाता है 10%, 10% का परसेंट हटाएंगे तो 1/10 लिखेंगे। सीपी आपका 10 है तो एसपी कितना आ जाएगा, यहां से एसपी आ जाएगा 11 रुपए। एसपी कितना आ जाएगा 11, सीपी बटा एसपी है तो 10/11 इसको लिख देंगे। अगर आप एसपी बटा सीपी लिखते तो 11/10 इसको लिख देते, ठीक है। अब वज्र गुणा यहां से कर लो इसको, 11 दूनी 22x और 32 को गुणा करेंगे 11 से तो 32 के नीचे 32 लिखोगे तो ये 352 बनेगा, बराबर 30x बनेगा और प्लस का 120 बनेगा। 120 इधर आएगा तो 352 में से घटा दो 120 और बराबर में आ जाएगा 30x में से घटा दो 22x, ठीक है। यहां से क्या बचा आपका 2 में से 0 घटा 2 आया, 5 में से 2 घटा 3 आया, 3 में से 1 घटा तो आपके आए 232 बचे, इधर बचा आपका 8x, ठीक है। यहां से आप बोल सकते हो कि x इक्वल्स टू आ जाएगा 232 बटा में आ जाएगा 8, ठीक है। अब यहां से इसको हल कर लो, यहां से हल करेंगे तो कितनी बार जाएगा 8 दूनी 16, 8 3 24 तो दूनी 16, है ना, 8 3 24 तो 7 और 2 72 बचे, 8 9 72 29 आया। x की वैल्यू कितनी आ गई 29 आई। हमें पूछा क्या था, क्रय मूल्य पूछा था। क्रय मूल्य कितना अपना 2x है। अगर x की वैल्यू 29 है तो 2x का मान कितना हो जाएगा भाई, 2x बराबर हो जाएगा 29 दूनी 58, 29 दूनी 58 तो 58 रुपये आपका क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा, 58 रुपये आपका सीपी आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, हाँ जी, तो यहां पर 58 रुपये का सीपी आपका आ गया, ठीक है साथियों। उम्मीद है अच्छे से समझे होंगे आप, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। ये तरीका है इस प्रश्न को करने का, सीधा सा। अब देखो राम अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, जबकि श्याम अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। मैंने आपको बताया था क्रय मूल्य और हानि, जो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलते हैं जब तक कि प्रश्न में न बोला जाए। यहाँ बोल दिया इसने, लाभ की गणना किस पर करता है, विक्रय मूल्य पर करता है। श्याम क्रय मूल्य की गणना श्याम क्रय मूल्य पर करता है यदि दोनों के लाभ में 900 रुपए का अंतर है तथा दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। जबकि राम का लाभ 50% का है तथा श्याम का लाभ 40% का है। देखिए ये तो हो गया आपका राम, ये श्याम, थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, ये हो गए आपके श्याम, ये राम हो गए, ये श्याम हो गए। इधर मैं सीपी लिख लेता हूं, इधर लिख लेता हूं एसपी, ठीक है। अब देखिए राम अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है जबकि श्याम करता है क्रय मूल्य पर। मैं मान लेता हूं कि क्रय मूल्य पर करने वाले श्याम का क्रय मूल्य है 100 रुपए। क्रय मूल्य मैंने श्याम का क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपए। श्याम को 40% का लाभ होता है, यानी कि 40% का लाभ होने का मतलब है एसपी कितना आ गया 100 रुपए सीपी, 40% का लाभ यानी 140 क्या आ गया इसका एसपी आ गया। 140 क्या आ गया श्याम का एसपी। अगर 140 एसपी श्याम का है तो 140 ही एसपी रहेगा राम का भी, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है दोनों की विक्रय मूल्य क्या है बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है जबकि राम का लाभ 50% है। प्यारे साथियों 50% का मतलब होता है 1/2,
50% का मतलब 1/2। 1/2 में अगर हम बात करें तो 2 तो क्या है यहाँ पे एसपी है ना। क्यों लिखा मैंने एसपी, वैसे तो सीपी लिखता हूं ना, लेकिन हमें बोला गया कि राम अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है और राम को लाभ हो रहा है 50% का, तो ये जो 50% का लाभ है ये एसपी पर है न कि सीपी पर है। तो एसपी 2 रुपए है, प्रॉफिट 1 रुपए है, तो सीपी कितना होगा भाई, सीपी होगा 1 रुपये। 1 रुपया सीपी, 1 रुपये का प्रॉफिट, 2 रुपये एसपी बन गया। यानी कि 2 रुपये अगर सीपी है तो एसपी है तो राम का सीपी कितना होगा, 1 रुपया। जबकि आपका एसपी 2 किसके बराबर है, 140 के। 2 बराबर हमें दे रखा है 140 और सीपी कितना है, 1 रुपया, तो वो बराबर हो जाएगा 70 के। तो यहाँ पे राम का सीपी आ गया 70 रुपये। ठीक है, अब आप यहां से देख सकते हैं कि बोला क्या है, दोनों के लाभ में अंतर, दोनों के लाभ का अंतर 900 का है। राम का लाभ कितना है, 70 रुपए का लाभ है। श्याम का लाभ कितना है, 40 रुपए का लाभ है। ठीक है, 100 की वस्तु 140 में बेची। अंतर कितने का है दोनों का, अंतर कितने का है, 30 रुपए का अंतर है। और ये 30 रुपए का अंतर प्रश्न में कितने का दे रखा है, 30 बराबर 900 रुपए दे रखा है। पूछा क्या है, विक्रय मूल्य पूछा है। विक्रय मूल्य कितना है, 140। तो 30 बराबर अगर 900 है तो 140 बराबर कितना होगा, 900 बटा में 30 गुणा में 140। 30 बार कट गया, 14 × 42, 4200 रुपए। कितने रुपए, 4200 रुपए क्या होगा, इसका एसपी होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर आएगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न, थोड़ा सा बड़ी टाइप है। हालांकि प्रश्न एग्जाम में आएगा नहीं आएगा तो नहीं बता सकते, लेकिन अच्छा प्रश्न है ना, इस टाइप का प्रश्न आ सकता है। चलिए जी, यदि एक दुकानदार 1 रुपए के 25 संतरे खरीदता है, जब भी खरीदी जाए कोई चीज, यानी कि वो सीपी की बात कर रहा है, जब भी बेची जाए यानी सेलिंग प्राइस की बात करे तो एसपी की बात करता है। ठीक है, तो 1 रुपए के 25 संतरे खरीदता है तो वह 1 रुपए के कितने संतरे बेचे कि 25% का फायदा हो, यानी प्लस का 25% भाई दे रखा आपको। प्लस का 25% मतलब परसेंट हटाएंगे तो ये बन जाएगा 1/4। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा क्योंकि 25/100 1/4 बनता है। ठीक है, अब यहां पे 4 क्या है आपका सीपी है और 1 क्या है आपका प्रॉफिट है, तो एसपी आप यहां पे बोल सकते हो कि भाई सीधा सीधा 5 है। एसपी कितना है, 5 है। अब प्रश्न में अपने पास सीपी दे रखा है, क्यों, क्योंकि 1 रुपए के 25 संतरे खरीदता है, यानी कि 25 संतरे बराबर 1 रुपया। ठीक है, तो 1 संतरा का मूल्य, 1 संतरे का मूल्य 1/25 रुपये होगा कि नहीं होगा, है ना। और यही तो क्या है, सीपी है, यही तो क्या है, सीपी है, क्योंकि खरीदने की बात करें इसलिए सीपी हो गए। तो 4 बराबर 1/25 है, 4 बराबर 1/25 है, तो हमें तो विक्रय मूल्य बताना है, तो 5 बराबर क्या होगा, है ना, 5 बराबर क्या होगा, तो 1/25 गुणा में 4, 1 मिनट, बटा में 4 और गुणा में कितना आ जाएगा ऊपर 5। ठीक है, अभी आ गया 5 25, ये आ जाएगा 1/5 चौक 20, यानी कि 1/25 था, मतलब 25, 1 रुपए के 25 संतरे खरीदे। अब 25% का फायदा लेने के लिए 1 रुपए के कितने बेचेगा, 20। 1 रुपए के कितने बेचेगा, 20, तो 1 रुपए के 20 बेचेगा। 1 रुपए के कितने बेचेगा, 20 संतरे बेचेगा। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, खांसी आ रही है, बाकी तो सब ठीक ही है, लेकिन खांसी नहीं जा रही है। पता नहीं केजरीवाल जी की खांसी हो गई है। हाँ जी, प्रश्न नंबर 11, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 10% की छूट देता है, इसके बाद भी वह 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 800 है तो क्रय मूल्य बताओ।
देखिए एक दुकानदार अपनी वस्तु पर छूट देता है, छूट देता है, हमेशा कोई भी आदमी छूट देगा तो वो MRP पर ही देगा। ये MRP लिख लिया मैंने, एक लिख लिया छूट देने के बाद बेचेगा तो ये विक्रय मूल्य यानी SP लिख लिया, और एक लिख लिया मैंने लाभ की भी बात कर रहा है, यहाँ पे लिख लिया मैंने क्रय मूल्य, ठीक है, CP लिख लिया। आगे हल करेंगे, 10% की छूट देना, 10% मतलब -10%, क्योंकि छूट है इसलिए माइनस लगाया, 10% का परसेंट हटाएंगे, 1/10 इसको लिख सकते हैं। यानी कि अगर इसकी MRP 10 रुपये है तो 10 के ऊपर 10% यानी 1 रुपये की छूट मिलके ये वस्तु बेची जा रही है 9 रुपये में, ठीक है। फिर बोला है इसके बाद भी वह 20% का क्या कमाता है, लाभ, तो प्लस का 20% यानी 20% का परसेंट हटाएंगे तो बनेगा 1/5। बेचा जा रहा है यानी कि 5 क्या CP है, 5 क्या है CP है, और 1 रुपया लाभ पर बेचा जा रहा है, 1 रुपये लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी कि SP कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 रुपये। यहाँ SP 9, यहाँ 6 बराबर करेंगे, SP तो बराबर ही होना चाहिए, तो इसको तो 2 से गुणा कर दो, इसको 3 से 18 हो जाएगा। इसको 6 को 3 से गुणा किया तो 5 को भी 3 से, 9 को 2 से गुणा किया तो इसको भी 2 से, तो MRP हो गया 20 रुपये, SP हो गया 18 रुपये, CP हो गया 5 दिए 15 रुपये। अब क्या बोला आगे भाई, है ना, अंकित मूल्य अगर 800 रुपये है, 20 अगर 800 के बराबर है तो क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य कितना होगा। तो प्यारे साथियों 20 से 800 कैसे बनेगा, 20 से 800 तब बनेगा जब इसको मैं 40 से गुणा कर दूं, 4 दूनी 8 और 2 0, तो यहां पर भी इसको भी 40 से गुणा कर दो, 15 चौक 60, 600 रुपये, 600 रुपये, यही आपका आंसर होगा, ठीक है, यही क्या होगा आपका आंसर भी होगा। कोई ट्रिक्स नहीं है साथियों, ये ट्रिक्स क्या होती हैं ये आप गाइड्स में देखोगे, हर एक प्रश्न की टाइप के लिए एक अलग ही ट्रिक, जबकि मेरा सिंपल मेथड है, चाहे परसेंटेज में आपको करवाता हूं, चाहे ब्याज वगैरह करवाता हूं, चाहे आपका ये लाभ हानि करवाता हूं, परसेंटेज को इसी प्रकार से हम तोड़ मरोड़ के काम ले लेते हैं और अपना आंसर भी आराम से आ जाता है, ठीक है। अब देखो 10% और 20% की दो छूटों के बराबर कोई एक छूट बताओ। तो प्यारे साथियों इसके लिए एक ट्रिक भी है आपकी बुक्स में और सभी इसी को काम में लेते हैं, A+B-AB/, तो ठीक है, इस ट्रिक से भी कर लेते हैं, फिर अपना तरीका ही बता देता हूं। ट्रिक थोड़ी अच्छी रहेगी, इसमें A की जगह 10%, B की जगह 20%, -10 × 20/100, यानी कि ये 30 - 2, है ना भाई, 100 10 और 20 गुणा होके 200, 200 में 100 का भाग लगेगा तो 2 आएगा, यानी कि 28%। दुकानदार आपको कहे कि आपको एक 10% और उसके ऊपर 20% की एक और छूट देंगे, इसका मतलब वो आपको 30% की छूट नहीं बल्कि 28% की छूट दे रहा है, ठीक है। अब देखो इसको कर्मागत छूट भी हम बोल देते हैं। ये छूट किस प्रकार से आई है 28%, तो ऐसे ही देखिए 10% की छूट मतलब -10%, यानी 10% का परसेंट हटाएंगे तो 1/10, यानी 10 रुपये की वस्तु 9 रुपये में बेचती, सीधी सी बात है, ठीक है। 20% छूट यानी कि -20%, तो 1/5 यानी 5 रुपये की वस्तु बेच दी कितने में, 4 में। अब देखो पूरा प्राइस कितना हुआ है, 10 पंजो 50 रुपये, ये कितनी हो गई, 9 चौक 36 रुपये, 50 रुपये की वस्तु बेची है 36 रुपये में, 14 रुपये का लाभ हुआ, और कितने रुपए पर, 50 रुपये पर, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 50 दूनी 100, 14 दूनी 28, 28% लीजिए। इसी प्रकार से कर्मागत छूट आप निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये केवल 2 कर्मागत छूटों पर काम करता है, यहाँ 10%, 20% और 30% की 2 कर्मागत में छूट दे दूंगा, 3 कर्मागत छूट दे दूंगा, तो पहले तो आप 2 की निकालोगे, उसके बाद में इसी फॉर्मूले का उपयोग करके जो आपने निकाली है वो, और 28% और जैसे 10%, 20% और 30% के बराबर एक छूट बतानी हो तो पहले तो ये निकालो 28% और फिर 28% और 30% वाली निकालो, और इसमें क्या होगा, सीधे आप 10%, 20%, फिर 30% भी निकाल लो, फिर सबको गुणा कर लो, इधर सबको गुणा कर दो, और ये तरीका अपना लो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके से कर लो, 2 के लिए वो बेस्ट है। हाँ जी,
ये थोड़े साधारण ब्याज के प्रश्न है। किसी धन का साधारण ब्याज उसका 9/25 गुना है। यदि दर व समय बराबर है तो दर व समय ज्ञात करो। देखिए प्यारे साथियों, जब दर और समय बराबर दिया हुआ हो, बात हो साधारण ब्याज की, तो सीधा सा है अपना साधारण ब्याज 9/25 गुना दे रखा है तो 9/25 लिख दो और गुना में लगा दो 100 और ऊपर लगा दो अंडर रूट, आपका आंसर आ जाएगा। ये 25 चौक 100, 4 नीम 36 यानी कि अंडर रूट 36 यानी कि आपका आ गया 6। ये कितना आ गया आपका 6 आ गया। यही आपका आंसर है। एक तरीका तो ये। अब ये बना कैसे, ये ट्रिक बनी कैसे, ये देख लीजिए। ये ट्रिक बनी है, आपका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का एसआई का फॉर्मूला होता है पीआरटी यानी कि प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम पीआरटी बटा में 100 या पीटीआर पीआरटी एक ही बात है, समुद्र बटा 100 भी बोल देते हैं। ये बना हमारे पास। अब 9/25 का मतलब क्या है, 9/25 साधारण ब्याज कितना 9/25 है, यहां पे 25 तो है प्रिंसिपल और 9 क्या है आपका एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो यहां रख दो ये चीजें, 9 बराबर प्रिंसिपल जगह 25, यहां आर, टाइम भी आर के बराबर, रेट और टाइम बराबर है तो आर गुणा आर में लिख सकता हूं इसको और बटा में 100, यहां से 9 बटा में ये 25 और गुणा में आ जाएगा 100 और इधर आपका आर का स्क्वायर है ना। तो यहां से आप जब निकालोगे आर बराबर, तो ये अंडर रूट क्या बना 9/25 गुणा 100, ठीक है। तो वही चीज तो बन गई यहां पे। इस प्रकार से फॉर्मूला निकल के आपका आया है, ठीक है। यहां आप आर की जगह टी इंटू टी कर दोगे तो ये टी की वैल्यू आ जाएगी, एक ही बात है। तो ऐसे फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है। बाकी ये सीधा आप काम में लीजिए, बड़ा अच्छा है, सीधे आपके आंसर आ जाएंगे यहाँ पे है, ठीक है। कोई धनराशि 4% की दर से तिगुनी हो जाती है तो बताइए कितने प्रतिशत की दर से 6 गुनी हो जाएगी। देखिए साधारण ब्याज की बात कर रहा है, कोई धनराशि P है ना, वो कोई धनराशि 1 मान लीजिए 1 है, कोई धनराशि क्या है 1 है, 1 जो है वो 4% की दर से कितनी हो गई 3 गुनी हो गई, यानी कि 1 + 2, 1 + 2 हो गई। कोई धनराशि है वो 4% की दर से तिगुनी हो गई है, यानी कि 1 + 2, तिगुनी का मतलब 1 + 2, एक भाई तिगुनी होने का मतलब 1 से कितनी हो गई 3, 1 + 2 क्यों लिखा मैंने, इसलिए लिखा क्योंकि एक तो क्या है, ये प्रिंसिपल यही है, 2 रुपए का ब्याज मिला हमें, 2 रुपए का क्या मिला है ब्याज मिला, सीधी सी बात है। अब 6 गुनी हो रही है, 6 गुनी हो रही है तो 6 हो रही है मतलब एक तो खुद राशि ब्याज कितना मिल रहा है 5 का, 5 रुपए का ब्याज। तो जब 2 रुपए का ब्याज मिलता है, 2 रुपए का ब्याज मिलता है तो रेट है आपकी 4%। 2 से 4 कैसे बना, इसको 2 से गुणा किया तब बना, तो 5 को भी 2 से गुणा कर दो 10%, आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा सीधा सा तरीका है, बहुत ही आराम से हो जाता है, ठीक है। 900 रुपए की राशि 4 साल में 1260 बनती है, यदि ब्याज की दर 2% कम होती तो बताइए कुल कितने प्रतिशत, कुल कितना मिश्र धन प्राप्त होता। देखिए यहां मिश्र धन अमाउंट आपको दे रखा है 1260 रुपए, प्रिंसिपल दे रखा है 900 रुपए, 4 साल में बन रहा है 900 रुपए से 1260 रुपए बन रहे हैं। यदि ब्याज की दर 2% कम होती, 2% कम होती, 2% कम होती तो 4 साल में कितने परसेंट कम हो गई 8% कम हो गई, यानी 8% ब्याज क्या मिलता हमें कम मिलता, यानी कि 900 का 8% घटा दो, 900 का 8% यानी कि 9 8 72, 72 रुपए हमें कम मिलते, 72 रुपए हमें कम मिलते। अभी मिल रहे थे 1260, अब हमें 72 रुपए कम मिलते तो कितने मिलते 1188 रुपए मिलते, 1188 रुपए। थोड़ा सा देखने में इधर उधर गड़बड़ होता है प्रश्न में, लेकिन सीधा सा आंसर है, बड़ा सीधा सा आंसर है इस प्रश्न का, ठीक है। किसी धन पर 4 साल में साधारण ब्याज 300 रुपए मिलता है, यदि अगले 6 साल के लिए मूलधन
4 गुना कर दिया जाए तो 10 साल बाद कुल कितना ब्याज मिलेगा। देखिए कोई धन आपके पास है, P प्रिंसिपल है, उस पर 4 साल में 300 रुपए का ब्याज आपको मिलता है। यदि अगले 6 साल के लिए मूलधन को 4 गुना कर दिया जाए, प्यारे साथियों याद रखिएगा, ये जो मैं तरीका बता रहा हूं ना, ये 4 साल के लिए वर्क करेगा। यहाँ 4 साल है तो यहाँ भी 4 ही आएगी, यहाँ 3 होती तो यहाँ भी 3 ही होती, यहाँ 2 साल के लिए देता तो यहाँ भी 2 साल के लिए ही हम आगे लिखते। ये बोल रहा है कि अगले 6 साल के लिए मूलधन 4 गुना हो रहा है, तो मूलधन को कर दिया मैंने 4 गुना, 4P हो गया। अगर मूलधन 4 गुना होगा तो ब्याज भी इसके ऊपर 4 गुना हमें मिलेगा, 4 × 3 = 1200 रुपये, ठीक है। और ये भी 4 वर्ष के लिए है ना, ये तरीका भी लगेगा अपना 4 साल के लिए। अगर हमें 8 साल का पूछता ना, तो 4 और 4 8 साल, 8 साल का ब्याज कितना हो गया आपके पास, 8 साल का आपके पास ब्याज हो जाएगा 1200 और 300 1500 रुपए का ब्याज हो जाता है 8 साल के लिए। लेकिन हमें पूछा कितने के लिए है, 10 साल के लिए, तो 2 साल का और निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, देखिए 4 साल में 300 रुपये ब्याज, तो 2 साल में 150 रुपये का ब्याज, है ना। अब अगले 6 साल के लिए हमें गुणा करना था 4 से, है ना, तो इस 4 साल के लिए तो गुणा कर दिया, बचे हुए 2 साल के लिए इसको भी 4 से गुणा कर देंगे, 15 चौक 60, 600 रुपये। तो कुल ब्याज 8 साल ये और 2 साल ये, 10 साल के लिए कुल ब्याज 2100 रुपये हो गया। कितने रुपए, 2100 रुपये का प्रसाद हो गया भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से बड़े आराम से प्रश्न हम हल कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस और तक आपके साधारण ब्याज के। प्यारे साथियों, एग्जाम बिल्कुल समीप आ चुका है और बहुत ही धैर्य के साथ तैयारी करते रहे। मैं कभी भी पक्षधर नहीं रहता हूं कि अंतिम समय में हम जाके YouTube पर पढ़ाई करें, यानी कि ये जो अभी समय है इस टाइम का उपयोग आप अगर करते हो अपने रिवीजन में, वो ज़्यादा सही रहता है, बजाय आप YouTube पर हमारे वीडियोस देखें या किसी और की। लेकिन फिर भी अब इतने बच्चे मैसेज कर देते सर नहीं वीडियो डालो डालो डालो, वीडियो हम डाल देते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा पर्सनल ये मानना है कि इस समय आप वीडियोज से ज़्यादा अपने रिवीजन पर ध्यान रखें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोर्स वाले बच्चों को तो मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से, बिल्कुल सिंपल सी बातें पढ़ा चुका हूँ। लेकिन फिर भी चलो आपका रिवीजन हो रहा तो अच्छी बात है, 2 की स्पीड पे करके जल्दी जल्दी देख लिया करो। बाकी बहुत ज़्यादा इसमें अब YouTube के चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है साथियों। अभी पढ़ाई करिए बहुत अच्छे से, ये आपके 8-10 दिन जो बचे हुए हैं बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए, आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, है ना। इतने दिनों की जो मेहनत है उसको साकार करने का समय है ना। तो खुद को पढ़ाई में झोंक दीजिए अच्छे प्रकार से और सफलता आपके कदम चूमेगी निश्चित तौर पर। दूसरी चीज़ पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 25 तारीख को हम आंसर की जारी करें ऐसा आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैडम भी तैयारी कर रही हैं और उनको पेपर दिला के मुझे लेके आना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जयपुर या बीकानेर की तरफ सेंटर आएगा, हम हैं झुंझुनू, तो टाइम लगेगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आंसर की आपको देने की। तो तुरंत आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि पेपर दिलवाने के लिए मुझे भी गाड़ी चला के लेके जानी पड़ेगी, चला के लेके आना पड़ेगा वापस, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पढ़ते रहिए साथियों आराम से। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।